बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं आज आपको समझाऊंगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चरों में मैं आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर की बेसिक चीज़ों को कवर किया है। यानी कि पिछले 3 लेक्चर मेरे ट्रांजिस्टर के ऊपर थे। तो अगर आपने पीएन जंक्शन, रेक्टिफिकेशन और ट्रांजिस्टर ये सारे टॉपिक आपने सुन लिए हैं, तो आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको ना शॉर्ट जुबान में ओपी एम्प भी कहते हैं। तो ज़रा तवज्जो करें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपी का मतलब है ऑपरेशनल, एएमपी का मतलब है एम्पलीफायर। सबसे पहले रॉबर्ट विडलर साइंटिस्ट था जिसने दुनिया का पहला ऑपरेशनल एम्पलीफायर 1964 से 1968 के दरमियान इजाद किया। अच्छा, ये है क्या? व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि एक छोटे से कैप्सूल की शक्ल में होती है। इससे हम काफ़ी सारे काम ले सकते हैं। आगे मैं इसके यूजेस भी आपको बताऊंगा। बच्चे, असल में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। यानी कि आपकी बुक वाला कहता है, आपकी बुक में IC 741 इंटीग्रेटेड सर्किट 741 वर्जन दिखाया गया। ये 741 इसका वर्जन है। बात समझ आ रही है? इसमें टोटल 8 पिन्स हैं। हर पिन का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन आपके लेवल पे सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया। जबकि हमारी बुक में बताता है कि इसकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है। वो तो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी पिन्स होती हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर असल में है क्या चीज़। आप इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेट भी इसे कर सकते हैं। तो जी बच्चे, रॉबर्ट विडलर पहला साइंटिस्ट है। ये है जी आपके सामने इंटीग्रेटेड सर्किट 741। इसकी ना 8 पिन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दिखाई गई है। तो पिन 1 का क्या काम है जी? ये ऑफसेट पिन है। 1 और 5 ये दोनों ऑफसेट पिन है। इसको नल पिन भी कहते हैं। इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ें। पिन 2 और 3 आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिन 2 इन्वर्टिंग इनपुट है और पिन 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ये 2 और 3 ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं। एक इन्वर्टिंग इनपुट है और एक नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का लफ्ज ही जाहिर कर रहा है, इन्वर्ट मतलब उलट। अच्छा जी, पिन 4 और पिन 7 ये दोनों पावर सप्लाईज हैं। ये नेगेटिव पावर सप्लाई है -VCC और ये +VCC। ठीक है, यानी कि पावर सप्लाई से मुराद है जिस तरह आप 2 तारे नहीं लगा देते उसको ऑन करने के लिए, यानी कि स्पीकर को मैंने ऑन करना है तो करंट तो देना है ना। तो ये जो +VCC और -VCC है ये पावर सप्लाईज हैं। पिन 4 और पिन 7 ये काम इंजाम देंगी। यानी कि ये 2 तारे हैं जहां पे हम लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। और पिन 6 जो है ना ये आउटपुट पिन है, यानी कि इधर से हम आउटपुट लेंगे। और पिन 8 क्या है? नॉट कनेक्टेड। ये इजाफी पिन होती है, इसको NC भी कहा जाता है, नॉट कनेक्टेड। तो ये तो है 8 पिन्स का क्या क्या फंक्शन है। अब हमारी बुक में यूज कौन सी हो रही है? एक 2 और 3 वाली। आपकी बुक वाला कहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है विच हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। 2 और 3 पे इनपुट टर्मिनल है, ठीक है, और पिन 6 क्या काम करती है? आउटपुट। और 4 और 7 ये पावर सप्लाईज हैं। तो बच्चे जरा देखिए, अब ये तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दी है। अब चलते हैं हमारी बुक के अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो देखिए मैंने हेडिंग क्या लगाई है भला? पिन 2। तो जरा आए, पिन 2 क्या है? इन्वर्टिंग इनपुट। अब इसका मतलब ये है कि जब आप पिन 2 पे कोई AC सिग्नल अप्लाई करेंगे, अब ये पिन 2 याद रखिएगा, पिन 2 का मतलब है इन्वर्टिंग इनपुट। ये आपका इनपुट सिग्नल है, दिस इज इनपुट सिग्नल। अच्छा, जब आप पिन 2 पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो 6 पे आपको आउटपुट मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी।
एक तो ये एम्पलीफायर है, यानी कि कम ताकत वाले सिग्नल को ज़्यादा ताकत वाले सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये दो काम करेगा, एक तो इन्वर्ट करेगा, क्रस्ट ट्रफ में चला जाएगा और ट्रफ क्रस्ट में चला जाएगा। आप देख रहे हैं दो काम हुए। एक तो सिग्नल आपका एम्पलीफाई भी हुआ है, उसकी ताकत भी बढ़ी है, प्लस साथ में क्रस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रस्ट में सिग्नल इन्वर्ट भी हुआ है, उलट भी हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बात समझ आई? कहने का मतलब यह है कि आप बताएंगे कि कितना फेज चेंज आया है। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पेपरों में MCQs आते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लें कि जब आप पिन 2 पे इनपुट सिग्नल देंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। पिन 3 पे आए, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये सिग्नल को इन्वर्ट नहीं करती। मतलब इसका क्या है, जब आप इनपुट सिग्नल देंगे ये इसकी ताकत कम है। ये है जी आपका इनपुट सिग्नल, तो आपको आउटपुट कैसी मिलेगी, आउटपुट कैसी मिलेगी, इधर तवज्जो करें। आप देख रहे हैं क्रस्ट में ही रहेगा और ट्रफ में ही रहेगा। तो देखें जी एम्प्लीफिकेशन तो हुई है, कम ताकत वाला सिग्नल ज़्यादा ताकत वाले सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है, लो पावर वाला सिग्नल हाई पावर में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन क्रस्ट में ही है, ट्रफ में ही है। क्यों? क्योंकि पिन 3 का नाम क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। सिग्नल एम्पलीफाई तो हुआ है लेकिन इन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि फेज चेंज आया ही नहीं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, नो फेज चेंज। तो ये है पिन 2 और पिन 3 का काम। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो पढ़ते हैं। बच्चे याद रखेंगे, ये जो आपको IC 741 वर्जन दिखाया गया है, अब ज़रा तवज्जो करें, मैं इसका ना आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसकी शेप किस तरह की होती है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। देखें, दो इनपुट है ना, एक इनपुट सिग्नल देंगे, इनपुट आपने सिग्नल देना है, तो वो चाहिए तो हमें आउटपुट पे, लेनी तो हमने आउटपुट ही है। तो देखें ज़रा, इसका कुछ सिग्नल इस तरह से होगा, यानी कि ये इनपुट दी कहाँ पे मिलेगी, आउटपुट पे। फिर आप 3 पे इनपुट देंगे, मिलेगी आउटपुट पे। तो आप देखें इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो इसी तरह की कुछ शक्ल है इसकी। ये आउटपुट है और ये पिन 2 है और ये पिन 3 है। बात समझ आई? तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये मैंने जानबूझ के इधर ही बनाया ताकि आपको पता चले कि इसकी शेप का ताल्लुक देखें, इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट। देख रहे हैं आप? तो दोनों लाइनों को मैं मिला दूंगा तो इसकी शक्ल बन जाएगी। यही तो शेप है इसकी। तो ये दो इनपुट है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और एक इसकी आउटपुट है। देखिए मैंने बिल्कुल सामने सामने बनाया है, और आपको आगे लॉन्ग क्वेश्चन में चल के ये दो लाइनें भी नजर आएंगी, ये वाली और ये वाली। बात समझ आई? अब देखिए माइनस है ना, अब ये ऊपर कौन सा है, 7 पिन है ना, इधर क्या है प्लस VCC और नीचे क्या है माइनस VCC। तो अक्सर बच्चे रट्टा मारते हैं नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, ये पिन 7 है और ये पिन 4 है। तो पिन 7 और पिन 4 ये दोनों क्या है, ये पावर इनपुट पिन है, यानी कि पावर सप्लाईज हैं। ये तो सिर्फ दो टर्मिनल हैं जो इसको ऑन करते हैं, और इनपुट सिग्नल से मुराद है आपकी वॉइस, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको आप एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं। तो ये जनाब मैंने इसकी शक्ल बयान कर दी आपको। अब बताना क्या चाह रहा हूं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 3 जो कि पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ये मैंने लिखा हुआ R इन, इनपुट रेजिस्टेंस को R डाल के छोटा सा लिख देंगे इन। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तीनों, यानी कि इकट्ठे ही पूछे जाते हैं। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OP एम्प, कि OP एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो आप ये तीनों लिखेंगे, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस और ओपन लूप गेन। अब इसको बारी बारी करके मैं समझाता हूं आपको। हाई इनपुट रेजिस्टेंस से क्या मुराद है बच्चे? इससे मुराद ये है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, अच्छा इसकी डेफिनेशन आपने खुद लिख लेनी, बहुत आसान है। पहली बात तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाई, ये तो मैंने खुद ही लिखा है, यानी कि हेडिंग ही बता रही है ना, यानी कि सेवरल मेगा ओम में इसकी वैल्यू होगी।
ये एमसीक्यूज आप लोग नोट करेंगे। मेगा ओहम, तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। कितनी होगी? मेगा ओहम में, 10⁶ में इतनी ज्यादा इनपुट रेजिस्टेंस होगी। ओके, जो आइडियल सर्किट होगा ना, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी। तो ये आपने साथ में लिख लेना है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। लेकिन आमतौर पर जाहिर बात सर्किट आइडियल तो नहीं होते, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी बहुत ज्यादा होगी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान है ना, जो ये वाली, मैं इधर बना के दिखा देता हूं आपको डायग्राम। ये देखें, ये आपका आगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा आपने, ये उसी तरह का ही है। पिन 2 और पिन 3, ये देखें, 2 इनपुट हैं और एक उसकी आउटपुट है। तो इसी डायग्राम को मैं इधर समझा देता हूं। ये नेगेटिव इनपुट, पॉजिटिव इनपुट, और ये आपका आउटपुट सिग्नल। जब इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो वो लगेगी भी इसके दरमियान ही। ये है इनपुट रेजिस्टेंस आर इन, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रखते हैं हम। उसकी वजह पता क्या है? जब रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी तो करंट इन नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान फ्लो नहीं करेगा। और यही तो हम चाहते हैं कि इधर करंट फ्लो ना करे, जो इनपुट पे आपने करंट दिया वो सारे का सारा आउटपुट पे चला जाए। ये ना हो कि जो आपने करंट दिया वो सारे का सारा इधर ही रह जाए। तो हम इसीलिए इनपुट रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान कोई करंट फ्लो ना करे, सारे का सारा करंट आउटपुट पे जाए। और यही तो हमारा मकसद है कि इनपुट सिग्नल आउटपुट पे पहुंच जाए। तो दैट इज वाई वी प्रैक्टिकली मेक द ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच हैज हाई इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एक बात, अब आते हैं जी आउटपुट रेजिस्टेंस पे। ये आपने डायग्राम समझ ली ना, जो आइडियल सर्किट होते हैं उनकी इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये बड़ी अहम बात है। अब आते हैं लो आउटपुट रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? फ्यू ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और जो आइडियल होगा उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? फ्यू है ना, आइडियल होगा तो उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होगी। अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस कहां पे लगेगी? आउटपुट टर्मिनल के दरमियान और ग्राउंडेड, एक उसका टर्मिनल हम ग्राउंड कर देंगे तो ये आ जाएगा जी आर आउट। ये आर आउट है, ये इसकी डायग्राम है इधर, यानी कि सारी चीज वही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड विद आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड टर्मिनल। यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस का एक सिरा आउटपुट टर्मिनल के साथ अटैच होगा और दूसरा ग्राउंड किया होगा। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों? जब रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और ये तो हम चाहते हैं कि आउटपुट पे करंट फ्लो करे। अच्छा जी, ये इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब चलते हैं जी तीसरी एप्लीकेशन पे, ओपन लूप गेन। अब व्हाट इज ओपन लूप गेन? इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही ओपन है, इनके साथ किसी किस्म का कोई सर्किट अटैच नहीं है। पहली बात तो ये याद रखेंगे, गेन को ए से जाहिर करेंगे हम, ए से। ए का मतलब क्या है? गेन। जी से भी जाहिर करते हैं, ए से कर लें, जी से कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओपन का ओ, लूप का एल, ए ओ एल। तो ओपन लूप ओ एल और गेन को ए से, तो ए ओ एल, ओपन लूप गेन इज इक्वल टू, ओपन लूप गेन क्या होता है जी? आउटपुट ओवर इनपुट। लो जी, बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द, याद रखें, एक बात जेन में रख लें, जब भी गेन का लफ्ज आए ना तो आउटपुट ओवर इनपुट ही लेनी है आपने। तो ओपन लूप गेन की फिर डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द रेशो। ये रेशो है किसकी? आउटपुट वोल्टेज की और इनपुट वोल्टेज की। द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड ओपन लूप गेन। ठीक हो गया। और ये कितना होता है जी ओपन लूप गेन? ये पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है, 10⁵
ठीक हो गया। इसको हम 0.1 मिलियन भी लिखते हैं, 10 की पावर 5 को हम 0.1 मिलियन भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, 1 मिलियन नहीं, 0.1 मिलियन का मतलब होता है ना 10 लाख, तो वो पॉइंट इधर जाके इसी के इक्वल आ जाएगा 10 की पावर 5 के। और याद रखें गेन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। बात समझ आ गई? इट हैज़ नो यूनिट। एमसीक्यूज भी बता दिए है, इसकी इक्वेशन भी बता दी है। अब चलता हूं मैं वर्चुअल ग्राउंड का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं एक और इक्वेशन बता दूं, आप परेशान ना हो रहे हो, कि ओपन लूप गेन इज इक्वल टू, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि आउटपुट ओवर इनपुट है ना, इनपुट वोल्टेज, ये दो इनपुट हैं, तो कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ पॉजिटिव टर्मिनल की इनपुट माइनस नेगेटिव टर्मिनल की इनपुट। तो इससे नहीं आपने परेशान होना, बेशक आप ये वाली इक्वेशन लिख दें या ये वाली लिख दें। ये पॉजिटिव का मतलब है इस टर्मिनल का पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब है इसका, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ये माइनस फार्मूले का है। तो V प्लस माइनस V माइनस को मैं इनपुट भी कहता हूं ना, क्योंकि दो इनपुट है एक आउटपुट है। ओके हो गया जी। अब चलते हैं जी इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ज़रा आप इस चीज़ को ज़रा नोट करें, सारे एमसीक्यूज़ को ना आप नोट कर लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे ज़रा तवज्जो करें, ये एमसीक्यूज़ हमने सारे पढ़ लिए। अब ये दो लॉन्ग क्वेश्चन मैं पढ़ाने लगा हूँ, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अब कुछ बातें आपने ज़हन में रखनी है। पहले तो मैं आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं ज़रा वर्चुअल ग्राउंड का आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। व्हाट इज़ वर्चुअल ग्राउंड, ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब ज़रा देखें ओपन लूप गेन की इक्वेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो ये आप इसको नोट कर लें, फिर मैं बाद में मिटा दूंगा इसको। वर्चुअल कहते हैं बाजारी, फर्जी। अब बच्चे ओपन लूप गेन कितना है, V आउटपुट ओवर V इनपुट, तो V प्लस माइनस V माइनस, ये मैंने ओपन लूप गेन की इक्वेशन लिखी है। ओके हो गया। अच्छा बताना क्या चाह रहा हूं, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को बाहर निकाल लें, इसको नीचे ले आए, V प्लस माइनस V माइनस। अब ये बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है, उसकी वजह क्योंकि लॉन्ग, जब मैं लॉन्ग पढ़ाऊंगा ना तो इसमें उसका यूज है, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ओपन लूप गेन की इक्वेशन लिखी, आउटपुट ओवर इनपुट, दो इनपुट है ना इसकी, ये वाली टर्म बाहर आ गई और ओपन लूप गेन नीचे ले गए। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो AOL की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर 5 मिलियंस में वैल्यू है इसकी, यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो जब आप डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा फैक्टर हो ना, यानी कि अगर ओपन लूप गेन, अगर हम आइडियल सर्किट की बात करें, ये तो इन्फिनिटी होगा, यानी कि V प्लस माइनस V माइनस आउटपुट ओवर ओपन लूप गेन कितना है जी, 10 की पावर 5। ऐसे ही है ना ओपन लूप गेन 10 की पावर 5। बच्चे ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बड़ी होगी आंसर उतना ही छोटा होगा। यानी कि तकसीम करते करते हमारा आंसर जो अप्रोच करेगा V माइनस V प्लस V माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगी, तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। अब इसका मतलब क्या है, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का यह है कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल 0 है तो नेगेटिव भी 0 है, नेगेटिव को हम खुद सपोज कर लेंगे, इसी को तो वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव वाला मैंने ग्राउंड किया है ना, अभी जब मैं लॉन्ग पढ़ाऊंगा तो उसमें यूज होना है, हम पॉजिटिव को ग्राउंड करेंगे, तो मैं कहूंगा पॉजिटिव तो वाकई ही ग्राउंड है, नेगेटिव को हम सपोज कर लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। जितनी वैल्यू V पॉजिटिव की होगी उतनी ही वैल्यू V नेगेटिव की होगी, यानी कि दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम होंगी। बात समझ आ रही है? अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, अगर ये हाई है तो ये भी हाई है, दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, ये दोनों इनपुट ही हैं। ठीक हो गया। तो आप ये नोट करें, फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन आगे शुरू करता हूं जी, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग। बच्चे आपने इधर ही नोट कर लेना क्योंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में थोड़ा सा फर्क ही है जी। डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जरा तवज्जो से आपने समझनी है। ये आ गया जी एम्पलीफायर जिसकी 2 इनपुट हैं, ठीक हो गया, और एक इसकी आउटपुट है। दिस इज वीओ। वीओ का मतलब है आउटपुट। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ये अब देखें हेडिंग क्या है, ऑपरेशनल ओपी एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है बताएं, ये देखें इन्वर्टिंग इनपुट कौन सी थी, पिन नंबर 2। यानी कि हम नेगेटिव पोटेंशियल पे, नेगेटिव वाली पिन पे हम इनपुट वोल्टेज देंगे क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना। तो पॉजिटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव को हम ग्राउंड कर देंगे। लो जी, पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दी है। इनपुट सिग्नल कहां पे देना है, इनपुट सिग्नल आपने देना है जनाब नेगेटिव वाले टर्मिनल पे। तो ये इनपुट सिग्नल आ गया, साइनोसाइडल इनपुट वी इन, और यहां से टर्मिनल उठा के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये सारा आउटपुट वोल्टेज है। तो पॉजिटिव वाला ग्राउंड कर दिया, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया हमने नेगेटिव के साथ, और बचे एक इधर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है जिसको मैं R1 का नाम दूंगा, दिस इज R1, और एक इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक रेजिस्टेंस लगी हुई है विच इज कॉल्ड R2। दिस इज आल्सो कॉल्ड फीडबैक रेजिस्टेंस। R2 फीडबैक है, ठीक हो गया, यानी कि वापस हमें फीडबैक देती है सर्किट का। तो R2 इज कॉल्ड अ फीडबैक रेजिस्टर। तो जो अब प्लस वाला ग्राउंड की है, अभी मैंने क्या समझाया था, वर्चुअल ग्राउंड, यानी कि पॉजिटिव वाला टर्मिनल ग्राउंड है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि V पॉजिटिव तो है 0, V पॉजिटिव क्या है 0, क्योंकि इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव होगा वही नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव ग्राउंड नहीं किया हुआ, इसको हम सपोज करेंगे, तो V पॉजिटिव भी 0 और V नेगेटिव इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड, यानी कि पॉजिटिव तो वाकई 0 है लेकिन नेगेटिव को हमने सपोज कर लिया है। अब बेटा एक बात आपने याद रखनी है, R1 में से जो करंट फ्लो करेगा ना, इसको मैं I1 कहूँगा, ठीक है, और R2 में से जो करंट फ्लो करेगा इसको मैं I2 कहूँगा। तो अप्लाई द KCL। KCL पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है, बाय अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ। KCL को अप्लाई कर दें जी। इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, ठीक हो गया। इनपुट करंट क्या है जी, I1 इज इक्वल टू I2, ऐसी है ना। I1 इनपुट है, I2 आउटपुट है। तो इन गोइंग, अगर आपने KCL पढ़ा है, किरचॉफ करंट लॉ, चैप्टर 13 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये I1 इनपुट करंट है, I2 आउटपुट करंट है। इसको हम इनगोइंग करंट भी कह सकते हैं, आउटगोइंग करंट भी कह सकते हैं। ये कन्वर्जिंग करंट है, ये डाइवर्जिंग करंट है। तो उधर हमने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा। ओहम लॉ आता है ना, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो I इज इक्वल टू V ओवर R। अगर I1 है तो R1, I2 है तो, ये मैं बराबर भी लिखता हूं, I2 है तो R2। तो मैंने ओहम लॉ अप्लाई कर दिया जी, सिंपल, और कुछ नहीं किया। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। I1 है तो R1, I2 है तो R2। अब जरा तवज्जो करें, ये न्यूमिनेटर वाला जो फैक्टर है इस पे आपने गौर करना है। अब R1 जो रजिस्टर है, इसका एक टर्मिनल किसके साथ अटैच है, V इन के साथ। तो इधर जो सिर्फ V नहीं आएगा, इधर V की जगह पे आएगा V इन माइनस R1 रजिस्टर का एक टर्मिनल इसके साथ अटैच है V इन के साथ, और R1 का दूसरा टर्मिनल किसके साथ अटैच है, V नेगेटिव के साथ। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देख ले, मैं I2 का लिखने लगा हूं, R2 का
एक टर्मिनल किसके साथ अटैच है, माइनस के साथ, तो V माइनस, माइनस फार्मूले वाला। R2 का दूसरा टर्मिनल आउटपुट के साथ, तो VO। वैल्यूज पुट करवा दें, V नेगेटिव और V पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आ जाएगा जनाब, V इन ओवर R1, V इन माइनस 0, यही आ जाएगा ना, इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, तो माइनस V नोड ओवर R2, ठीक हो गया। अब इधर ले आता हूं मैं जी। अब आपने क्या करना है, गेन क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। ये इनपुट नीचे चली जाएगी, इधर आ जाएगी, R2 ऊपर आ जाएगा, माइनस को भी इधर लें, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस R2 ओवर R1 इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। समझ आई मैंने क्या किया है, नहीं आई दोबारा देख लें। यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में किया मैंने, R2 को इधर ले आऊं, R2 इधर आ गया, V नीचे चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, R2 इधर, V नीचे। तो आउटपुट ओवर इनपुट किसके इक्वल होता है, देखें, आउटपुट ओवर इनपुट गेन के। तो गेन को आपकी बुक वाला इधर G से जाहिर कर रहा है, G से, तो G आ जाएगा इधर, इसको साथ में रीअरेंज भी कर दें, तो G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। लो जी, तो ये प्रूव हो चुका है बच्चे, आप इसको नोट कर लें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो फिर इसी में मैं चेंजिंग करके नॉन इन्वर्टिंग वाला समझा देता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लें लाजमी। इक्वेशन आपने याद रखनी है, G इज इक्वल टू माइनस, ये आउटपुट और इनपुट की जगह पे G आया ना, तो मैंने रीअरेंज भी कर दिया, राइट को लेफ्ट पे ले आऊं, लेफ्ट को राइट पे। माइनस का साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप देखें ना, इधर देखें कि जब आप इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल दिया था आपने, तो आउटपुट पे कितना चेंज आया था, 180 डिग्री का। तो इसी की तो डिटेल हमने पढ़ी है। एक बात तो ये कि नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक की आखिर में लिखा हुआ है कि गेन डिपेंड करता है R1 और R2 पे, और R1 और R2 कहाँ लगे हुए हैं, ये देखें। तो द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन R1 एंड R2, इट डज नॉट डिपेंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के अंदर क्या लगा हुआ है, गेन को इस चीज से कोई गरज नहीं है। गेन सिर्फ और सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सर्किट के अंदर क्या लगा है, इट डज नॉट हैपन, इसको कोई गरज नहीं है। तो आप इसका प्रूफ नोट करें, फिर हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ते हैं। तो जी बेटा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपने पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग, इसीलिए मैंने इधर थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। तो अब जरा देखें, डायग्राम सारी वही है। अब आपने पता क्या करना है, इधर से इनपुट टर्मिनल उठा के, ये वाला इधर से उठा देना आपने। अब आपने नेगेटिव को ग्राउंड कर देना है, नेगेटिव ग्राउंड हो गया, और पॉजिटिव के साथ आपने इनपुट सिग्नल दे देना है। तो ये इनपुट सिग्नल है, ये आ जाएगी इसकी दूसरी वायर। लो जी, डायग्राम बन गई। यानी कि जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो नेगेटिव के साथ अप्लाई करेंगे। ये बात आपको तय होगी। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी वर्चुअल ग्राउंड की, कि पॉजिटिव वाला किसके साथ अटैच है, इनपुट, तो V पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, V इन के साथ। और नेगेटिव वाला किसके साथ अटैच है, नेगेटिव वाला, ये तो ग्राउंड है। मैंने आपको बात कही थी, जितना V पॉजिटिव होगा उतना ही V नेगेटिव होगा। तो अगर V प्लस इनपुट वोल्टेज के इक्वल है तो V माइनस भी V इन, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो भी होगी बराबर होगी। अभी वर्चुअल ग्राउंड में वो बात समझाई थी मैंने। जी जनाब, वही KCL लगा दें, बाय अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ। जी बच्चे, V इज इक्वल टू IR, I1 इज इक्वल टू I2, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये KCL है। I1 इज इक्वल टू I2,
इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V ओवर R। अगर I1 है तो R1, I2 है तो R2। मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा, किसी किताबों में लेंथी भी किया हुआ है। अब देखें, जिस तरह हमने इन्वर्टिंग R1 का एक सिरा किसके साथ अटैच है, R1, ये तो हमने ग्राउंड किया हुआ है, तो इधर आ जाएगा 0 माइनस R1 का दूसरा सिरा V नेगेटिव के साथ। लो जी, समझ आई। बस आपने ये देखना है कि रजिस्टर का एक टर्मिनल और दूसरा किसके साथ अटैच है। अब R2 इसका एक टर्मिनल किसके साथ अटैच है, V नेगेटिव, माइनस R2 का दूसरा आउटपुट के साथ। लो जी, हल हो गया। वैल्यूज पुट करवा दे, 0 माइनस, बल्कि 0 तो अब वैसे ही खत्म हो जाएगा ना, 0 को लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस V नेगेटिव किसके इक्वल है, V इन के, तो V इन ओवर R1 माइनस V इन ओवर R1 इज इक्वल टू V नेगेटिव की वैल्यू V इन माइनस V नोड ओवर R2। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ मेथड है, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। R2 डिवाइड हो रहा है ना, इसको इधर ले आए, यानी कि R2 इधर आ जाएगा, V इन नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस R2 ओवर R1 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, इसको नीचे ले जाए, V इन माइनस V नोड ओवर R2 इधर आ गया, V इन नीचे चला जाएगा। ये समझ आया आप बच्चों को जी? तो जो करें, R2 को मैं इधर ले आया हूँ, V इन को नीचे ले आया हूँ। अब माइनस R2 ओवर R1, बच्चे ये अलग अलग एलसीएम में अलग अलग हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस R2 ओवर R1, ठीक हो गया, माइनस R2 ओवर R1 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दें, V इन ओवर V इन, V इन ओवर V इन माइनस V आउट ओवर V इन। तो O की जगह पे आप पूरा लफ्ज़ लिख दें, V आउट या सिर्फ O लिख दें, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ, आप कहीं ये ना कि सर सिर्फ उधर O ही था इधर, तो ये आउटपुट ही है। तो मैंने अलग अलग एलसीएम कर दिया जी, बस प्रूव हो चुका है। V इन से V इन कैंसल, ये आउटपुट ओवर इनपुट किसके इक्वल होता है, गेन के, तो माइनस R2 ओवर R1, V इन से V इन कैंसिल 1 आ गया, माइनस आउटपुट ओवर इनपुट किसके इक्वल है, गेन के, तो माइनस जी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस जी, ये वाला पूरा फैक्टर माइनस वाला उधर जाके प्लस, तो 1 प्लस R2 ओवर R1। लो जी, प्रूव हो चुका है, ठीक हो गया। तो आपने देखा कि बड़े सिंपल से तरीके से मैंने आपको कर दिया है। बस इधर से आपने शुरू से ही R2 को चेंज कर देना, V इन नीचे, दोनों को अलग अलग लिख देना है, ठीक हो गया। ये माइनस इधर आके प्लस का, ये माइनस उधर जाके प्लस का। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की इक्वेशनें भी आपने याद करनी है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की इक्वेशन क्या थी, G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। नॉन इन्वर्टिंग की क्या है, G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इट मीन कि ये सिग्नल को इन्वर्ट भी नहीं करेगा। बस फिर वही बात, गेन की वैल्यू डिपेंड करती है R2 और R1 की वैल्यू पे। इट डज नॉट डिपेंड व्हाट इज इनसाइड द एम्पलीफायर। ओके हो गया, तो ये इसका प्रूव है जी, आप इसको पॉज करके नोट करें, ठीक हो गया। अब बच्चे ये आखिर में ना 18.2 एग्जाम्पल है, अक्सर एमडी कैट में पूछी जाती है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं इसको बता दूं। तो ये 18.2 एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। तो ये एम्पलीफायर है, 2 इनपुट 1 आउटपुट। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग, बताएं, ये कैसे पता चलेगा। आपने देखना है कि इनपुट सिग्नल किसके साथ लगा है, तो इनपुट सिग्नल किसके साथ लगा है, पॉजिटिव के साथ, तो फिर ये कौन सा हुआ, नॉन इन्वर्टिंग। तो इसमें फिर इक्वेशन भी तो यही वाली लगेगी, G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1, यानी कि इनपुट सिग्नल किसके साथ अटैच है। आपको ये देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग। तो अब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग की ही इक्वेशन लगा दी। अब बच्चे कंफ्यूज पता क्यों होते हैं, देखें, बच्चे कहते हैं सर आप तो भूल गए, आपने तो R1 और R2 की वैल्यू ही नहीं दी। सर भूले नहीं है, बुक वाले ने खुद जानबूझ के, मैंने R2 को क्या कहा था, R2 इज द फीडबैक रजिस्टर।
तो आप गौर करें कि इधर R2 तो लगी ही नहीं हुई, फीडबैक रजिस्टर है ही नहीं, यानी कि सीधी वायर अटैच है, सारे का सारा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब रुकावट है ही नहीं, रुकावट जीरो है, R2 जीरो है, तो G इजिकल टू 1 प्लस जीरो, R2 तो है ही नहीं। R1 तो इधर लगी होती है, R1 इस वायर के साथ R2 तो अटैच ही नहीं की, R1 सिरे से ही नहीं है, यानी कि R1 सिरे से ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। मेरी बात समझ लें, तो फिर रेजिस्टेंस हो जाएगी इन्फिनिटी। तवज्जो से सुन लें इस बात को दोबारा। ये देखें, ये R2 ये है ना, ये वायर अटैच है, मतलब करंट पूरे का पूरा फ्लो कर रहा है, रुकावट नहीं है, तो R2 जीरो है, R2 जीरो है, ठीक हो गया। R1 तो लगी ही नहीं हुई, तो फिर वो इन्फिनिटी है, जो लगी नहीं वो इन्फिनिटी, जो वायर तो अटैच है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है तो वो जीरो है। बहरहाल किसी भी चीज को इन्फिनिटी से तकसीम करें तो आंसर जीरो, तो 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा। सर गेन आ गया 1, तो ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसके गेन की वैल्यू 1 हो, उसके 3 से 4 नाम है, जरा कौन कौन से नाम है नोट कर लें। जिसका गेन 1 हो ना, उसको बफर सर्किट भी कहते हैं, उसको यूनिटी गेन सर्किट भी कहते हैं। यूनिटी का मतलब 1 होता है, ये इसके नाम है मुख्तलिफ, तो मुख्तलिफ नामों से पूछा जाता है व्हाट इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर, तो मतलब यही है जिसका गेन 1 हो। वोल्टेज फॉलोवर भी इसको कहते हैं, बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं। अच्छा, गेन 1 का मतलब क्या है? गेन किसके इक्वल होता है? गेन किसके इक्वल है? आउटपुट ओवर इनपुट। तो आप जी की जगह पे लिखें आउटपुट ओवर इनपुट इज इक्वल टू 1, इनपुट उधर चला जाएगा, तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। पता क्या चला? ये ऐसा एम्पलीफायर है जिसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज बराबर है। ये तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर ही नहीं रहा, नो एम्पलीफिकेशन, तो इसीलिए तो इसको हम कहते हैं बफर सर्किट। ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, हालांकि एम्पलीफायर लगा है लेकिन वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर नहीं रहा। कहां पर यूज होता है इसकी एप्लीकेशन? इट इज यूज इन आइसोलेटर एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन इंपीडेंस मैचिंग। तो बहरहाल इसकी अब डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि आइसोलेटर क्या है, फिलहाल ये 2 इसकी एप्लीकेशन है। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इल्म का सफ़र आगे भी चले। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।